सिंध के सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं है जो सबसे एक अहम इशू इस वक्त जो सिंध के हर ज़िले में इस वक्त महसूस की जा रही है। कराची में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन खुसूसी तौर पर सिंध के अजला जो हैं उनमें कराची में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन खुसूसी तौर पर उनमें पहले घंटों में बातें होती थी, अब दिनों की बातें हो रही हैं। पहले ये होता था कि जी 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे बिजली जाती थी। अब जो है अब ये होता है कि जी 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक वहाँ पे बिजली नहीं है, जिससे जो गर्मी की इस वक्त शिद्दत है, उस गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है। और उसके साथ साथ जो आपके चलाएंगे तो वो चीज़ भी जो है वो मुनासिब नहीं है। तो इस तरह के जो शिकायतें हैं वो महसूस हो रही हैं, और उसके लिए हम गुजारिश करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि फ़ौरी तौर पर इसका सख्ती से नोटिस लें। आपको पता होगा लास्ट टाइम अभी ईद के दिनों में ही लाड़काना में 3-4 दिन तक लाइट नहीं थी, फिर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने उस पर ना सिर्फ नोटिस लिया और फिर उन्होंने सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख साहब से कहा, फिर इम्तियाज़ शेख साहब ने जब ज़ाती इंटरेस्ट लिया उसके बाद फिर वो बिजली की बहाली मुमकिन हुई। जो फीडर्स थे वही पूरे उनके गायब थे। 14 टावर जो गड़ी यासीन लतुर्देरों के बीच में वो गिर गए थे, वो बहाली मुश्किल हो रही थी। तो ये हमारी अपील होगी कि वफाकी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर साहब खुसूसी तौर पर सख्ती से नोटिस लें, और जो सिंध के लोग इस वक्त इस अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस गर्मी की वजह से और लोड शेडिंग की वजह से, उनमें उनको रिलीफ दिया जा सके। इसके साथ आपने देखा होगा कि चंद दिनों से जमायत इस्लामी बहुत बुरे तरीके से हुकूमत सिंध के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ है। जमायत इस्लामी जिसकी शिकस्त जिसको नसीब हुई, और शिकस्त इसलिए नसीब हुई कि जमायत इस्लामी के पास नंबर्स पूरे नहीं थे। जमायत इस्लामी जो इल्ज़ामात हुकूमत सिंध पे लगा रही है वो बताया कि उनकी सीटें कितनी थी, हमारी सीटें कितनी थी। ये तो नहीं था कि जी हमारी सीटें कम हो और जमायत इस्लामी वो हारी हो। हमारी सीटें उनसे ज़्यादा थी, उनकी सीटें कम थी। जो पीटीआई के मेंबर्स ने उनको वोट नहीं दिया, वो उन्होंने जमायत इस्लामी के करतूतों की वजह से नहीं दिया, जिसकी कल भी मैं देख रहा था, अखबारों में भी पढ़ रहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के उन मेंबरों ने की है। उन्होंने कहा कि जी हमारी पीटीआई की क़यादत ने भी हमें कहा था कि हम कुछ वजह जमायत इस्लामी के साथ नहीं बैठेंगे। उन्होंने उन क़यादत के नाम भी लिए बैठकर कि हम जमायत इस्लामी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अगर वोट पीटीआई ने नहीं दिया और आप अपना पूरा नज़ला जो है वो आप गिरा रहे हो पीपल्स पार्टी पे या सिंध हुकूमत पे, तो ये नाजायज़ ही बात है। आप देखें कि इस वक्त सवाल ये बनता है कि अल खिदमत फाउंडेशन को जो अरबों रुपए दिए जा रहे हैं वो इसलिए तो नहीं दिए जा रहे कि आप हर जगह पे, हर चौराहे पे, हर गली में आप अपने पोस्टर्स अपनी तस्वीर के साथ डाल दो। इसलिए तो वो लोग चंदा नहीं दे रहे या कुर्बानी खाले नहीं दे रहे कि आप करोड़ों रुपए जो है वो आप सोशल मीडिया पे कैंपेनों में लगाओ। ये सारी चीज़ें मुफ्त में तो नहीं होती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो मालूमात करे जमायत इस्लामी से कि जी आपने जो करोड़ों जो फिगर आ रही है कि जी अरबों रुपए की आपने पूरी कैंपेनें चलाई, वो पैसे कहाँ से आए आपके पास, वो किस तरह खर्च किए, और किस तरह आप जो है फिर आप क्लेम करते हो लोगों को कि जी हम अल खिदमत फाउंडेशन को चंदा दें, अल खिदमत फाउंडेशन को चंदा दें, ताकि आप फिर अपने आगे अपने इंतखाबात में वो इलेक्शन कैंपेनें चलानी है। वो तो खिदमत के जज्बे से लोग आपको देते हैं पैसे कि आप किसी गरीब की, किसी बेवा की मदद करेंगे। ये इसलिए तो नहीं देते कि आप जो है वो सिर्फ अपने फ़ोटो जो है उसके पोस्टर्स पूरे शहर में भर दें आप। तो इस पर भी मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी को सोचना चाहिए, उनकी क़यादत को सोचना चाहिए। इल्ज़ाम तराशियों के साथ साथ जमात इस्लामी को निकलना चाहिए, और साथ तौर पे जो कराची के इस वक्त मेयर हैं उनके साथ मिलकर काम करें। कराची के मेयर के साथ मिलकर कराची की तरक्की के लिए, इनके पास अपने टाउन हैं उनमें उनकी तरक्की के लिए काम करें, बैठें बातचीत करें हुकूमत सिंध के साथ, एक मैच पे बैठें। हम चाहते हैं कि आपके पास जितना भी मैंडेट है
जिस तरीके का भी मैंडेट है उस मैंडेट का हम आपका एहतराम करें और उसमें आप मिलकर अपने लोगों की खिदमत कर सकें, हम कराची के लोगों की खिदमत कर सकें। हम पूरे सिंध भर में जहाँ पे हमारे मेयर्स और नाजमीन जीते हैं वो सब खिदमत में मसरूफ़ है। आपने देखा कि इस ईद पे आपके पूरे सिंध भर के जो जितने भी मेयर हजरात थे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के चेयरमैन थे, उन्होंने बाकायदा निकल के लोगों की खिदमत की है। उन्होंने ये आलाइशें उठाई हैं बैठकर, उन्होंने सफाइयाँ सुथराइयों को देखा है, उन्होंने पूरे इंतजामात को देखा है। मतलब जब सब ईद मना रहे थे तो हमारे मुंतखब नुमाइंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो ईद नहीं मना रहे थे, वो अवाम की खिदमत कर रहे थे, अवाम के लिए ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जज्बा होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो ग्रॉस रूट पे जो लोग वोटों पे यकीन रखते हैं, तो हम तो खिदमत पे यकीन कर रहे हैं। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि जमात इस्लामी भी जो है वो साथ मिलकर काम करें। इल्ज़ाम तराशियाँ बहुतानबाजियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। अब एक दूसरे पर झूठे बातें करने का, इल्ज़ाम लगाने का, इससे पहले आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, फिर आपने देख लिया कि इन इल्ज़ाम के बाद जो आज जमात इस्लामी लगा रही है, जमात इस्लामी को सिंध भर में सूबाई असम्बली में 1 सीट मिली। पीपल्स पार्टी इस वक्त 100 सीटों पे बैठी हुई है। तो अगर आपके इल्ज़ामात की सियासत जो आप करते आए हो, आपकी तर्ज सियासत आप करते आए हो, जो तालीमी इदारों को आपने जिस आग में आप डालते हुए आए हो, लोगों के जहन में जो आप नफरतें पैदा करते हुए आए हो, उससे अब आप बाहर निकलें। अब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आएँ, आप खिदमत करेंगे, आपको वोट मिलेंगे। आप आवाम के लिए काम करेंगे, आपको वोट मिलेंगे। नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ वही होगा जो आपका इस बार हुआ है कि आपको लोग फिर मुस्तरद कर देंगे। आप आज भी जो सीटें आपको मैंडेट मिली, जिस तरीके से मिली, वो एमक्यूएम के बायकॉट की वजह से मिली। अगर एमक्यूएम बायकॉट नहीं करती तो फिर आप आज बहुत नीचे होते। लेकिन आज आपको अगर थोड़ा बहुत अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और एमक्यूएम की क़यादत का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसकी वजह से आप आज किसी चीज़ को क्लेम करने के लिए भी काबिल हो, वरना ये क्लेम भी आपका कहीं नहीं होता। तो साहब हमारे इत्यादि बन के हमारे साथ ही बोल रहे थे कि यार हमें कोई 1 टाउन दे दो, 2 टाउन दे दो। तो ये चीज़, इसके बाद कल आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की एक आएगी जी, उन्होंने हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब पे अदम एतमाद का इजहार किया कि ये बेंच उनको पसंद नहीं है। इससे पहले इन्हीं जज हजरात को तहरीक इंसाफ धमकियां भी देती रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खुद धमकियां देते रहे हैं, खुद उनको बड़े पब्लिकली थ्रेट्स करते रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा कि उनको इस बेंच में एतमाद भी नहीं है। ये क्या है? ये सारे लेटर्स, ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स हैं। जुडिशरी को अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं। जिस तरह गुंडागर्दी के जरिए उन्होंने कोशिश की कि पूरे मुल्क को यरगमाल करें, पूरे मुल्क को अपने काबू में लेकर आएं, सोशल मीडिया पे लोगों को यरगमाल करें, सोशल मीडिया के ज़रिए अपने मुल्क के सियासतदानों के ख़िलाफ़, अपने मुल्क की जुडिशरी के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के अहम इदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह कैंपेनें चलती रहीं, अब उन जज हजरात पे भी प्रेशर रखने के लिए कि जी हमें आप पे एतमाद नहीं। और फिर आपने देखा उस प्रेशर का नतीजा कि आज उनको एक रिलीफ भी मिला है एक जगह से। तो ये उनके प्रेशर टैक्टिक्स काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं कि हर आदमी डरता है कि जी शायद मेरे खिलाफ ट्रोलिंग ना स्टार्ट हो जाए, मेरे खिलाफ गालियाँ देना ना शुरू कर दें। सोशल मीडिया पे अगर हज़ारों अकाउंट से मेरे खिलाफ कोई ट्रेंड्स चलना ना शुरू हो जाएं, गालम गलूचना शुरू हो जाए, तो उसके प्रेशर में ये प्रेशर टैक्टिक्स लगता है कि कहीं हद तक उनकी कामयाब हो रही है। लेकिन आप देखें क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं? पाकिस्तान का, दुनिया का कौन सा शख्स ये कहता है कि जी जिन तोशाखाना पे आपने नैब में मुकदमा बनाए हुए थे साबिक हुक्मरानों के खिलाफ, जिनके पास वो चीज़ें मौजूद हैं, जो ओन करते हैं कि हमने लीगल प्रोसेस से लिए, और एक झूठा मक्कार शख्स, एक फ्रॉडिया शख्स, एक 2 नंबर शख्स जो कि हमारे अहम दोस्त ममालिक की घड़ियों को, कीमती घड़ियों को
जिस तरह उसने बेचा और झूठ बोला, झूठी रसीदें दिखाई कि जी मैंने इस्लामाबाद में फलाने बंदे को भेजा, उसने बोला जी मैंने तो बेची नहीं है, मैंने तो खरीदी नहीं है, और पता चला जी कि वो दुबई में किसी शख्स ने खरीदी है। और इस तरह वो अपने ना उसके बाद वो पैसे खरीदने के लिए वाइट पैसे थे, फिर वो सारी प्रोसीजर, वो एक एक चीज़ उसकी झूठ से बुलंद है, और वो उसने सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचाया, सरकार से हुकूमत पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुंचाया। उस शख्स के खिलाफ मुकदमा था तो कहा गया कि आज कि जी वो मुकदमा वो काबिले समाअत था या ना था, मैंने अभी डिटेल ऑर्डर नहीं पढ़ा है, बट जितना मैंने क्रक्स देखा उसका तो मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ कि यार कैसे सिस्टम चलेगा। पूरी दुनिया को पता कि तोशा खाना में इमरान खान ने डाका मारा है, चोरी की है, उसने उसके पूरे ख़ानदान ने बैठकर जिस तरह जुम्मा बाज़ार में घुस जाते हैं कि ये भी ले लो, बाय वन गेट वन फ्री लगा हुआ था, कि ज्वेलरीज भी जा रही हैं, डायमंड भी जा रहे हैं और नेकलेस भी जा रहे हैं, और हर किस्म की महंगी महंगे जवाहरात जो हैं वो वहाँ से लूट मार सेल चल रही थी। काफ़ी चीज़ें मजबूरी में ज़ाहिर करनी पड़ी, काफ़ी चीज़ें ज़ाहिर नहीं भी की, लेकिन अगर उसके लिए सरकार मालूमात लेती है जिस पर आप माजी में रेफरेंसेस दाखिल कर चुके हैं, और उनमें उन रेफरेंसेस में इन्हीं हाई कोर्टों से वो प्रोसेस सारे जा चुके हैं, आज आप उस शख्स के लिए कहते हैं कि जी नहीं, उसके लिए इस काबिल समाअत है या नहीं है, तो ये चीज़ें बायस फ़िक्र है। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का सरबराह चाहता है कि इस मुल्क में साकिब निसार को दोबारा आला अदलिया का चीफ बना दिया जाए, और वो इसको हर चीज़ में इसको रिलीफ देता रहे, आंख बंद करके। पाकिस्तान के सबसे बड़े में बड़े फ्रॉडी शख्स को, सबसे बड़े झूठे शख्स को, सबसे बड़े में बड़े करप्ट शख्स को, सबसे बड़े में बड़े उस शख्स को जिसने इस मुल्क में हर किस्म का मनी लॉन्ड्रिंग की, फेक अकाउंट्स छुपाए, अपने अकाउंट जाहिर नहीं किए, जिसमें बिलियंस ऑफ रुपीस फॉरेन फंडिंग होती रही, उसको जाहिर नहीं किया, ऐसे शख्स को सादिक अमीन का लक़ब साकिब निसार की तरफ से देना, ये शर्मनाक है उस शख्स के लिए जिसको इस लक़ब मिला, और उससे ज़्यादा शर्मनाक है उस शख्स ने जिसने अपने पैसों की लालच में साकिब निसार ने सारा ये हरकत की, और फिर उसी के पूरे मुल्क के लोगों के घरों को मुसमार किया गया इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर। लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के घर को रेगुलराइज किया गया साकिब निसार की तरफ से, और उसके बदले में आपने देख लिया कि साकिब निसार को टिकटें मिली जो वो और उसका बेटा धड़ाधड़ बेच रहे थे। जैसे ही पंजाब असेंबली की इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई कि पंजाब हुकूमत के लिए, पंजाब असेंबली के लिए इलेक्शन हो रहे, तो वो झोलियां भर भर के टिकटें लेकर आए साकिब निसार और उसका बेटा, और वो धड़ाधड़ बेचते गए, और उनकी रिकॉर्डिंग जिनको उन्होंने डिसोन भी नहीं किया। वो साकिब निसार ने बोला हाँ जी मैं अब तो सरकारी ओहदे पर नहीं हूँ, अगर मेरी रिकॉर्डिंग है तो क्या हो गया। वो खुदा के बंदे, तुम उसको पहले फेवर दे चुके हो, अब जो है तुम जो है वो रिकॉर्डिंग के आसरे में तुम जो है मजे के साथ वो टिकटें बेच रहे हो, बैठकर करोड़ों रुपए में तुम पार्टी की टिकटें बेच रहे हो। ये नेक्सस है, ये सीधा सीधा नैब का केस है। मैं समझता हूँ ये सीधा सीधा नैब का केस है, जो कि ये ओपन एंड शट केस है कि एक जज जिसने आउट ऑफ द वे, उस वक्त भी सबने एतराज किया था कि ये जजमेंट्स गलत हो रही हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गलत फेवर्स दी जा रहे हैं, उसके मुखालफों को चुन चुन के कोर्टों में सजाएं दी जा रही हैं, उसके मुखालफों को चुन चुन के उनका मीडिया ट्रायल अदालतों में, भरी अदालतों में किया जा रहा है, और ताकि उसके लिए कोई पॉलिटिकल माइलेज बने, और उसको जितवाने के लिए ये वन साइडेड कोर्टें चलती रही साकिब निसार के दौर में, पूरा वन साइड माहौल चलता रहा। उसके बदले में वो टिकटें बेच रहा है, उसके बदले में और भी बहुत सारे कैश के इन्होंने रिवॉर्ड्स लिए होंगे डेफिनेटली। जब इंक्वायरी होगी, जब साकिब निसार जैसा शख्स 30 दिन के रिमांड में जाएगा, तब बातें खुलेंगी। जब नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम, एंटी करप्शन की इन्वेस्टिगेशन टीम जब साकिब निसार जैसे शख्स को इन्वेस्टिगेशन के उस प्रोसेस में लाएंगे, तब बातें सामने आएंगी। साकिब निसार के बेटे को लेकर आएंगे, तब बातें सामने आएंगी। साकिब निसार के दामादों को, जिनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी और उनके कॉम्पिटिटर्स ने उन दिनों में खत लिखे थे, मैं हल्फिया कहता हूं कि आप वो सारी इंक्वायरी निकालें कि उनके कॉम्पिटिटर्स जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी,
उनके साथ साकिब निसार ने किस किस्म की ज्यादतियां की ताकि उसके दामादों के जो है फार्मास्यूटिकल के जो काम है वो ज़्यादा आसान हो सके। जिस तरीके से उस आला अदालत की कुर्सी की धज्जियां उड़ाई गई साकिब निसार की तरफ से, जो अकरबा परवरी की गई, जो नेपोटिज्म की एक आला मिसाल कायम की गई साकिब निसार की तरफ से, ये सारी एक पूरी हिस्ट्री है। मैं कहता हूं साकिब निसार पे तो बाकायदा एक रिसर्च होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि उन कुर्सियों पे, आला कुर्सियों पे बैठ के साकिब निसार जैसे शख्सों ने, जो लालची शख्सों ने और उसके पूरे खानदान ने किस किस्म के नाजायज फायदे उठाए। आज मैं सुबह को मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी कि जी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब, कुछ ब्लॉगर से उनकी मुलाकात हुई है और वो वीडियो थी असद तूर साहब की। अब उसमें ज़ाहिर मैं तो सुनी सुनाई बातों में कम अमल करता हूँ, लेकिन जितने हकायक उसमें थे, जो चीज़ें मैंने उसमें देखी हैं कि जी मेरे इतने हैं, तुम्हारे इतने हैं, हमारा जितनी खुली गुफ्तगू, अगर ये बात ठीक है, असद तूर साहब एक बहुत ही काबिल एहतराम हैं, यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं। मैं कहता हूं कि जी इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर असद तूर साहब की बातें ठीक हैं, जो उन्होंने कहा है कि हमारे पास इस तरीके से हो रहा है कि जी वो बकौल उनके कि बंदयाल साहब जो है वो इमरान खान के नाम पर तो जी मोहब्बतें नशावर हो रही थी और जज्बाती भी हो रहे, तो मतलब इट्स शॉकिंग। तो मैं तो खुद परेशान हो गया कि यार ये हो क्या रहा है। मेरी गुजारिश होगी, कोई भी शख्स इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे इस मुल्क में। हमारे मुल्क में इदारों को स्ट्रांग होना चाहिए। ज़ाती पसंद या नापसंद की बिना पर फैसले नहीं आने चाहिए। पॉलिसियाँ ज़ाती पसंद या नापसंद की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। अगर आज ये फ्लेवर मिल रहा है, अगर आज ये खुशबू आ रही है कि इस मुल्क में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए आउट ऑफ द वे सपोर्ट आ रही है, आउट ऑफ द वे उसके तमाम घिनौने गुनाहों को, उसकी करप्शनों को, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग्स को, उसके फेक अकाउंट्स को, उसके अल कादिर ट्रस्ट को, उसके तोशाखाना को, उसके चंदे चोरी की कहानियों को, उसके जितने भी हॉस्पिटल्स की मदद में पैसे मिले वो ज़ाती अखराजात में इस्तेमाल हुए। अभी रिसेंटली सैलाब में जो बकौल उनके खुद के और परवेज इलाही साहब के खुद के कि हमें 2.5-3 अरब रुपए, 4 अरब रुपए, 5 अरब, 6 अरब रुपए मिले, वो पैसे कहाँ गए? इस मुल्क के फेडरल गवर्नमेंट के इदारे क्यों नहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन करते? FIA क्यों नहीं उस पर रेड करती? FIA क्यों नहीं तहरीक इंसाफ के सारे अकाउंट्स ब्लॉक करती, मालूमात करती, उसका ऑडिट क्यों नहीं करती कि अगर 3-4 अरब रुपए जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उस वक्त परवेज इलाही साहब ने कहा कि जी हाँ ये PTI के अकाउंट में पैसे आए हैं, तो वो पैसे 3.5-4 अरब रुपए का राशन कहाँ किसको मिला? उस 3.5-4 अरब रुपए का सामान खरीदा गया, नहीं खरीदा गया, या वो सिर्फ सोशल मीडिया में पैसे उड़ाए गए कि ताकि मुल्क के इदारों को निशाना बनाया जाए, मुल्क के सियासतदानों को निशाना बनाया जाए, मुल्क के अहम इदारों के सरबराहों के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ ट्रोलिंग की जाए, उनको बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बनाया जाए। ये सारी चीज़ों के पैसे, ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, सबके ये एक हिसाब किताब होना चाहिए। और फिर जिस तरह फॉरेन फंडिंग केस में हुआ कि जी इसराइल और भारत से भी पैसे तहरीक इंसाफ के अकाउंटों में आए हैं, उसके लिए हाई लेवल कमीशन होना चाहिए। ये सारी छोटे इल्ज़ामात नहीं हैं, ये छोटी बातें नहीं हैं, ये घिनौने इल्ज़ामात हैं, ये गहरी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ। मैं समझता हूं कि इन सारी चीज़ों को सीरियसली नोट करना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं कि असद तूर साहब के इस पूरे व्लॉग में जो जो चीज़ें कही गई हैं वो बड़ी ख़तरनाक है कि अगर हमारे पास इतनी जो है वो सपोर्ट चल रही है वो मुनासिब नहीं है। इम्पार्शल होना चाहिए, तमाम अदालतों को किसी की फेवर नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल इम्पार्शल। और आइन की किताब
कानून और आइन की किताब जो कहती है उस पर अमल कर रहा हूं। आइन से, कानून से बढ़कर पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं होना चाहिए। अगर आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जिस तरीके से अभी तक प्रोटेक्शन दी गई है, मैं समझता हूं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं होती। जब पूरा मुल्क 9 मई को जला दिया गया, पूरे मुल्क में आग नफरत की फैलाई गई, आपने एम्बुलेंसों को जलाया, आपने बसों को जलाया, आपने पीटीवी को जलाया, आपने रेडियो पाकिस्तान को जलाया, आपने हमारे अहम इदारों के दफ्तरों में घुसने की कोशिश की, आपने कोर कमांडर हाउस कायदा मोहम्मद अली जिन्ना के घर को जलाया, और दूसरे दिन आपको बुलाया जाता है कि बुलाओ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, उसको कहा जाता है कि जी गुड टू सी यू, और बराए मेहरबानी आप मजम्मत कर दीजिएगा। ये लफ्ज़ मेरी जहन से, ये वाक़या सारी उम्र नहीं मिटेगा जब तक ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है। ये जुमला और ये वाक़या, क्योंकि उस वक्त माहौल क्या था, वैसे आपको जो रिश्तेदारी निभानी है, जो आपकी पसंद है, आपका फेवरेट है, आपका स्टार है, आपका सुपर स्टार है, आप उसको प्राइवेट कुछ भी कर लें, लेकिन एक अदालत में आपको पता है कि 2 दिन पहले मुल्क में कितनी घिनौनी आग लगाने की कोशिश की गई, मुल्क को किस नहज पे लेके जाने की कोशिश की गई, और आप उसको कह रहे हो गुड टू सी यू और मुजम्मत कर लीजिएगा। खान साहब, व्हाट डू यू मीन बाय मुजम्मत कर लीजिएगा? पूरे मुल्क को आग लगा तो मुजम्मत कर लीजिएगा? आपको तो शख्स को उसी वक्त कहना चाहिए कि जी इसको उल्टा लटकाओ कोर्ट में, और आज ही इसकी ट्रायल हम करेंगे, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग आ चुकी थी कि जो उसने कहा था कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो ये चीजें होंगी। तो आप उसको कह रहे हो गुड टू सी यू और उसको मुजम्मत कर लीजिएगा। ये मिसालें हैं, और कहाँ मिसालें ये मिल रही हैं जहाँ पे इंसाफ होना है। ये नहीं कि जी किसी सीएम हाउस में, किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस में किसी ने कह दिया कि जी गुड टू सी यू, या किसी पोस्ट ऑफिस में किसी ने कह दिया गुड टू सी यू, या किसी ट्रैफिक सिग्नल में किसी ने आपको कह दिया गुड टू सी यू। जहां पे आपका इंसाफ होना है कि आपने घिनौने जुर्म किए, आपने मुल्क में एक खतरनाक गेम खेलने की कोशिश की, वहां पे आपको इस तरह के मैसेज मिल रहे हैं मुजम्मत कर लीजिए, गुड टू। दिस इज रियली रिडिक्यूलस। ये चीजें बर्दाश्त से बाहर हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। हम चाहते ये हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ये चाहती है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन की हुक्मरानी हो। सबसे सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट है, सबसे सुप्रीम अवाम की अदालत है, और जो हमारी आला अदालतें हैं उनको जो फैसले करने चाहिए जाती पसंद या नापसंद की बिना पर नहीं, किसी को बदनाम करने के लिए, कुछ पार्टियों को बदनाम करने के लिए, कुछ पार्टियों को सजाएं देने के लिए, कुछ पार्टी के सरबराहों का मीडिया ट्रायल करने के लिए, या अपनी मीडिया में तशहीर के लिए किसी की जो है वो आप बेइज्जतियां करने के लिए नहीं होने चाहिए। आपने आइन और कानून के हिसाब से इस मुल्क को चलाना है। वो यही हमारे मुल्क की कामयाबी है, और यही वाहिद चीज़ है कि हम चाहते हैं, हमारी लीडरशिप चाहती है कि मुल्क जुड़ा रहे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप चाहती है कि मुल्क जुड़ा रहे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप चाहती है कि मुल्क में यूनिटी हो, तमाम लोग यूनाइटेड होके हमारे मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निजात दिलाएं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर इस मुल्क को तरक्की दिलवाएं, इस मुल्क की मईशत को ठीक करें, इस मुल्क के अवाम के लिए करें। देखिए, आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर जापान में बैठे हैं तो जापान में यहाँ के रोजगार, नौजवानों के रोजगार के लिए वो बात कर रहे हैं कि उनके लिए मौके पैदा किए जाएं, उनको वहाँ के लैंग्वेजेस सिखाई जाएं कि वहाँ के लोग जाके मुख्तलिफ जगहों पर काम कर सकें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फेसबुक के दफ्तर गए तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि यार वहाँ पे उनका दिमाग क्या काम कर रहा है कि जी मैं पाकिस्तानी नौजवानों को किस तरह ये टेक्नोलॉजी के जरिए उनको कामयाब करने की कोशिश करूँ कि वो लोग घर बैठ के अपना रोजगार जो है वो कमा सकें। लीडरशिप का विजन ये होता है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरी दुनिया में जहाँ जा रहे हैं, जापान में उन्होंने पहली बात की कि जी हम लोग कोई एड लेने नहीं आए हैं, हम चाह रहे हैं कि हम आपके साथ ट्रेड करें, हम आपके साथ कारोबार करें, आप हमसे हमारी चीज़ें इंपोर्ट करें, हम आपसे आपकी चीज़ें इंपोर्ट करें, हम बायलैटरल ट्रेड करें, हम अपनी कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करें, हम अपने पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर की सूरत हाल है, पाकिस्तान की बाकी जो हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको हम आगे बढ़ाएं, पाकिस्तान में मजीद रोजगार बने, पाकिस्तान में मजीद लोगों को कारोबार के मौके मिले, पाकिस्तान के लोग जो कारोबार करें उनको महफूज एक एटमॉस्फेयर मिले, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान आए।
हमारी लीडरशिप ये कोशिश करी, और एक तरफ आप देखें उसके ऑपोजिट एक शख्स जो कहता है कि पाकिस्तान को आग किस तरह लगाई जाए, कि खुदा न खासा पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दिया जाए, या पाकिस्तान के इदारों को सिफर कर दो, उनके मॉरल्स को सिफर कर दो, उनको बदनाम करने की कोशिश करो, उनको डिफेंसिव में पोजीशन डालने की कोशिश करो। तो ये एक फ़र्क है इस वक्त एक मैच्योर पॉलिटिक्स का और एक इमेच्योर शख्स का। अच्छा जगदीश साहब, ये बता दें, आपने खुद यही इसी जगह पर कहा था कि बीबीसी को इंटरव्यू में खान साहब ने एतराफ़ किया है दो बड़ी वाक़यात का। अगर वाकई वो हकीकतें हैं, वो एतराफ़ भी कर चुका है, तो रियासत कहाँ है? रियासत क्यों नहीं फरीद बस्ती, उसको क्यों नहीं सजाएं दिलवाती? मतलब कैसे लग रहा है जैसे उससे डरे हुए भी हों आप लोग। देखें जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अरेस्ट होने से पहले उन्होंने एक वीडियो दी थी। उस वीडियो की बिना पर, और जो एक पूरी इनकी प्लानिंग थी, रैकीज थी कि कौन कहाँ जाएगा, और फिर उनके अपने रहनुमाओं के वो बयानात शामिल हैं, इनके अपने भांजे की वो वीडियोस शामिल हैं, जिस तरह वो साइजेस बता रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, और उनके अपने रहनुमाओं की वीडियोस हैं। वो आफरीदी साहब, उनकी भी जी हम GHQ चलेंगे। तो ये सारी 9 मई का जो घिनौना वाक़या था वो प्री प्लान्ड वाक़या था। उसके बाद BBC के इंटरव्यू में भी वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, अगर उसका आप स्क्रिप्ट देख लें तो आपको नजर आ जाएगा कि उसके ट्रांसक्रिप्ट में कि जी क्या क्या उन्होंने कहा है, वो मान लिया उन्होंने कि हमने किया है, और वो डिसोन भी करते रहे। मैंने अभी भी कहा था, ईद के दिन मेरी शायद बात रही है नहीं रही, ईद के दिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उसके अहले खाना ने ईद एयर कंडीशनर में की। जो उसके पैरोकार थे, जिनको गलत तरबियत दे के जिनके दिमाग में इस मुल्क के लिए, मुल्क के इदारों के लिए जहर उगला गया है, मुल्क के सियासतदानों के खिलाफ मुखालफिन के लिए जहर उगला गया, उन्होंने जेल में ईदें की। इसी तरीके से सऊदी अरब में जिन्होंने मस्जिद नबवी जैसी जगह पर जिन्होंने बेहुरमतियाँ की तहरीक इंसाफ के लीडर के कहने पे, वो 10-10 साल उनको सजाएं हुई। बाद में इस हुकूमत ने बड़ा दिल किया कि उनको छुड़वा दिया, लेकिन सजाएं तो उसको हुई ना। इसका क्या हुआ? ये तो बैठा था, इसने तो ये तो नहीं किया सऊदी अरब की जी मैं उनकी जमानत कराऊँ, मैं उनका केस लड़ूँ या क्या करूँ। तो आज भी जो लोग जेलों में हैं वो इसकी गलत तालीमात पे चलने की वजह से जेलों में है। इसने जो गलत उनको सबक सिखाया, जो नफरत के इसने बीज बोए, उसकी वजह से वो लोग जेलों में। ये तो खुद तो ऐश कर रहा है जी। ये बता दें कि इसी वक्त में इमरान खान और PTI को लोग छोड़ के जा रहे हैं, और इमरान खान का साया भी शायद वो इमरान खान से खौफ खाने लगा है। लेकिन पीपल्स पार्टी के 2 कदावर शख्सियत, साबिक बड़े लॉयर हैं, वो उसको तकिया दे रहे हैं, बाकायदा खानदान दे रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि सब लोग जा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के 2, एक चौधरी और दूसरा खोसा, इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए जी, पीपल्स पार्टी गन पॉइंट पे बैठ के अपने लोगों को नहीं बांधती, ठीक है ना। लतीफ़ खोसा साहब और एहसास एहसन साहब अब उसके वकील बने हुए हैं, अगर ऐसे शख्स के, तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि पार्टी से पूछ के नहीं बने, पार्टी की लीडरशिप से इजाज़त नहीं ली है। उनको कोई भी अगर इख्तलाफ राय था तो मैं खुद कुछ मीटिंग में रहा हूँ, उनको लीडरशिप में कहा कि आप कोई भी बात है आप CEC की मीटिंग में आकर अपने मुद्दे उठाया करें। अगर आप पार्टी की लाइन से हटकर अपनी ज़ातियाँ दोस्तियाँ, या अगर आपको कोई, मिसाल तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ, सरासरी बात कर रहा हूँ, मैंने शायद पार्टी से कभी कोई चीज़ मांगी हो, मुझे अगर पार्टी ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं की, तो आज अगर मैं दूसरी बात करूं कहीं पे, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार पार्टी मुझे गोद में बिठा के मेरे मुंह में जो है वो बोले जी बेटा ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी कर ले, ये भी तुझे मिल गया। ऐसा नहीं हो सकता ना। पार्टी का फैसला है, पार्टी कब किसी को कोई टिकट दे, कब किसी को कोई मिनिस्ट्री दे, कब किसी के बेटे को कोई पोस्ट चाहिए, किसी के बेटे को कोई और पोस्ट अपने किसी रिश्तेदार के लिए चाहिए। पार्टी तो मेरिट पे फैसले करती है, ज़ाती ख्वाहिशात पर फैसले नहीं हो सकते। तो इस तरीके से जो लोग नाराज़ हैं पीपल्स पार्टी से, या नाराज़गी के अलावा जिनके दिल में अचानक एक ऐसे शख्स के खिलाफ मोहब्बत जाग गई है जो कि मुल्क के बच्चे को पता है कि क्रिमिनल माइंडेड है, ना मुल्क के साथ मुखलिस है, ना अवाम के साथ मुखलिस है, ना पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, उसकी अगर मोहब्बत जाग गई कुछ लोगों को, तो ज़ाहिर तौर पर यह लग रहा है
कि नाराज़गी अगर अपनों से थी तो कोई चीज़ ऐसी मांगी थी जो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से शायद वो नाराज़गी उनकी हुई हो। अच्छा प्रयाज भाई ये सर, पीडीएम उस वक्त तक इलेक्शन नहीं कराएगी जब तक इमरान खान नाअहल नहीं हो जाते या उनकी जमात पे पाबंदी नहीं लग जाती। कहाँ तक हकीकत है इस बात पे? इसमें ये भी ऐड कर लिए, अभी जो दुबई में बैठक हुई थी उसके क्या बताया निकले, सुना है कि ये बैठक उसके लिए थी। लाशारी साहब आप बहुत मासूम हो, मैं आप पहले इनका जवाब दे दूँ। अच्छा जी, पीडीएम जो है एक अलायंस है, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। हम इस हुकूमत के जो हैं वो इत्तेहादी ज़रूर हैं, और एज इत्तेहादी हम एक अच्छे इत्तेहादी साबित हुए हैं कि जो भी जब भी स्टैंड लिया हमने इस मुल्क के अवाम के लिए लिया है, कौम के लिए लिया है, और सैलाब ज़दगान के लिए लिया है सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पे। तो पीडीएम का जो भी जजमेंट होगी, जो हो गए फैसले होंगे, वो ज़ाहिर है मुशावरत के साथ कोशिश होगी तो वो हों। जहाँ तक आपने बात की कि जी दुबई की मीटिंग में क्या हुआ, तो जो आज तक आपका पूरा नेशनल मीडिया चीज़ नहीं खोज सका, वो आपके मासूमाना सवाल पे तो वो मैं भी इतना मासूम नहीं हूँ कुछ बोल दूँ। सॉरी काज साहब जी, ये बता दीजिएगा कि इतने कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई सोशल मीडिया पोल्स देखें तो पीटीआई को टॉप के ऊपर इतने तमाम चीज़ों के बावजूद, तो इसकी क्या वजह? दूसरी बात कि खारजा महाज पे धवन साहब ने बेशुमार दौरे किए, पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया, तो उसकी ये नाकामी नहीं है हमारे पास? देखिए पाकिस्तान का झगड़ा, जब पाकिस्तान के कॉम्पिटिटर्स जो उनके दुश्मन ममालिक हैं, ठीक है, भारत ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान को जहाँ पे भी वो रुसवाई का सामना हो या पाकिस्तान के लिए जितनी भी गहरी साजिशें हैं वो भारत करता रहा है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इंटरनेशनली जिस तरीके से पाकिस्तान की जो आपने चीज़ें फिक्स करनी होती है ना, लड़ाई के लिए जाते हो पहले आप सारी चीज़ें फिक्स करते हो। पहले तो जब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से पहले तो पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया था। जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, आपके इंटरनेशनल आपके ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। आपके करीबी दोस्त ममालिक आपसे जो है बात करने के लिए तैयार नहीं थे, आपसे नाराज़ थे। मतलब आप अगर उनके बैठ के घड़ियाँ बेच रहे हो मार्केट में, उनके पास जा रही है, तो आप इससे ज़्यादा और क्या गिरी हुई हरकत हो सकती है। मतलब इसके अलावा भी मतलब बहुत ज़्यादा हमारे फेल्यूर्स थे पीटीआई की हुकूमत के फॉरेन पॉलिसी के। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पहले तो सब उन सारे चीज़ों को फिक्स किया, सारे इशूज़ को, कि जी कौन कौन से इशूज़ हैं, कौन से मुल्क की क्या नाराज़गी है या कहीं पे क्या, तो उन्होंने सारी चीज़ों को अपने सबको कोशिश किया कि सबको एक पेज पर लेकर जाए। और आज भी जब वो भारत गए तो आप देखा भारत में भी बैठकर, भारत के अंदर मौजूद होकर उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, या जिस तरह उन्होंने बुचर ऑफ गुजरात, बुचर ऑफ कश्मीर की बात की, इतनी हिम्मत, जुर्रत। और उसके बाद आपको पता कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भारत गए तब वहाँ की हुक्मरान हुकूमत, फैशिस्ट हुकूमत ने उनके सर की कीमत रखी हुई थी, हेड मनी रखी हुई थी। तो इतनी जुर्रत सिर्फ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे में ही है कि जिस हुक्मरान जमात, ये नहीं कि कोई कालेदम तंजीम ने रखी हुई थी, हुक्मरान जमात, जिस हुक्मरान जमात, भारत जैसे मुल्क में जिसने हुक्मरान जमात ने आपके हमारे फॉरेन मिनिस्टर के सर की कीमत रखी हुई थी, वहाँ पे वो हिम्मत के साथ गए, डट के अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे, डट के उन्होंने पाकिस्तान की बात की, कश्मीर की बात की, मजलूम कश्मीरियों की बात की, कुलभूषण यादव की बात की, और सारे मैटर्स उन्होंने वहाँ पे बैठकर वो उजागर किए। तो ये था एक अच्छा एक फॉरेन पॉलिसी, एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी और एक कामयाब फॉरेन पॉलिसी। आपका जो पहला सवाल था, हाँ सोशल मीडिया, देखें जी, शायद एक क्रेडिट जाता है कि सोशल मीडिया का जो में शुरुआत वो पीटीआई ने की पाकिस्तान में, शुरू में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनली भी। और इंटरनेशनली जितने भी दुश्मन ममालिक हैं पाकिस्तान के, वो पीटीआई के सोशल मीडिया को हर जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं और करते हुए आ रहे हैं। तो वही सपोर्ट उन्होंने जारी रखी। आपको याद होगा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 1300 लोगों को भर्ती किया जो सिर्फ पीटीआई की सोशल मीडिया विंग को देखना था। 1300 लोग। इस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट का इदारा, में एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, मेरे पास लेटर पढ़े हुए मैं आपको शेयर करूंगा। जितने भी पीटीआई के सोशल मीडिया के विंग के लोग थे, उनको डायरेक्ट
फेडरल गवर्नमेंट में 19 ग्रेड 18 ग्रेड में नौकरियां दी गई, शायद पैमरा में थी, पीटीवी में थी या कहीं पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर कोई डिपार्टमेंट था, उसमें दी गई डायरेक्ट इनके जो वर्कर्स को। तो बड़ा मोबिलाइज तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से पीटीआई ने अपने सोशल मीडिया को बनाया, जिसमें वसाइल सारे सरकारी थे, सारे हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल होते रहे, और उसका मकसद ये था कि जी इस मुल्क के इदारों को बदनाम कैसे करना है, मुल्क के सियासतदानों को बदनाम किस तरह करना है, गालम गलोच की सियासत किस तरह करनी है, बदतमीजी का तूफान कैसे करना है, जो सहाफ़ी गलत बात करे, जो उनके मर्जी की बात ना करे तो उसकी ट्रोलिंग किस तरह करनी है, ख़वातीन सहाफ़ियों को गंदी गंदी गालियों के नाम से किस तरह बुलाना चाहिए, वो पीटीआई का सोशल मीडिया कर रहा था। आपके अहम इदारों के सरबराहों को, उनके ख़ानदानों को, आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहों को, उनके ख़ानदानों को, मगर किसको उन्होंने छोड़ा, स्पेयर किया? कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको उन्होंने स्पेयर नहीं किया। हाँ, जिसके बाद मैं वो नहीं कहना चाहता, जो लोग इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी में उनके फैमिली पार्टनर से जब उन्होंने वो भी उससे अलग हुए तो उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने, उनके अपने, मतलब मैं उस और मज़ीद डिटेल में नहीं जाना चाहता, मतलब इस हद तक अगर एक ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने चीज़ें बनाई तो वो चीज़ कर रहे थे। और आप देखें ना कि ये जितने भी वाक़यात हुए कैसे हुए, ये सोशल मीडिया की मदद से इन्होंने किए कि जी पहुंच जाओ फलानी जगह पर, शारा फैसल पे सारे पहुंच जाओ, सोशल मीडिया पे मैसेज चला जी सारे पहुंच जाओ, साथ में लाठियाँ भी ले आना, ऑयल भी ले आना, आग जलाने का सामान भी ले आना। क्या किया उन्होंने पंजाब में? पेट्रोल बम फेंके गए। यार मुझे बताओ, पाकिस्तान में यूनिफॉर्म वाली फोर्स पे, चले मुखालफिन का आपस में उसमें लड़ाई हो गई हो, यूनिफॉर्म वाली फोर्स पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक पेट्रोल बम फेंके? पेट्रोल बम फेंके, मुझे बताया। जब इमरान खान को कोर्ट के ऑर्डर पे गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस गई, उसके ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए। मुझे बताया खुदारा के, मुझे कोई एक तो मिसाल दे दे। और आज दिन तक हम कह रहे हैं कि पीटीआई, ये जमात अगर ये काम खुदा ना खास्ता कोई और जमात करती तो उसका क्या हशर होता? कौन सी जमात आज तक जो मुसल्लह जिसने इस तरीके से बाकायदा लड़ाई की हो स्टेट के साथ? भाई पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई है, हो सकता है गलत आई है, सही आई है, हाउ कैन आप उस पर अटैक कर सकते हो? पुलिस पर अटैक भी कोई खुदा ना पत्थराव वाला अटैक नहीं था, पेट्रोल बमों से। अगर वो पेट्रोल बम पे आपने देखा होगा कि वो पेट्रोल बम फेंका गया, वहां से पुलिस वाले भागे। अगर वो नहीं भागते या आगे पास उनके पास भागने की जगह नहीं होती तो जलते मरते यही होता ना, और क्या होता? देखिए जी, मैंने अभी भी देखा कि जी कुर्बानी की खालें जमा हो रही थी सीट पे भी ना, तो मेरे दिल पे ये गुजर रही थी कि जमात इस्लामी के लिए जो कुर्बानी की खालें जमा हो रही हैं, ये फिर मेरे जहन में पहला सवाल है कि ये जनरल इलेक्शन आने वाला है 2-3 महीने में, तो सारी खालों से जो है फिर वो तस्वीरें लगनी है, गली गली में, कूचे कूचे पे पोस्टर लगने हैं, सोशल मीडिया में, हर जगह पे सोशल मीडिया की ऐसी ऐप्स जो कि पाकिस्तान में पाबंदी, वहाँ पे भी इश्तेहार चल रहा है जमात इस्लामी का। जो पे पाकिस्तान में पाबंदी, उन ऐप्स को भी अगर आप किसी दूसरे दुनिया के दूसरे मुल्क में देखो, जमात इस्लामी का इश्तेहार चल रहा है। खुदा रा खौफ करो यार। मतलब आप ये देखो कि जी कोई तहरीर रखा नहीं थी, ये एक राय है कि आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप नहीं मालूम करना चाहेंगे जब आप कराची में घूम रहे थे गली गली में और आपके टीवी पे, आपके रेडियो पे, आपके मोबाइल फ़ोनों में, इश्तिहारों में सिर्फ जमात इस्लामी, तो आपके जहन में नहीं सवाल आ रहा था यार ये पैसे एक इतनी मिस्किन पार्टी के पास कहाँ से पैसे आ गए यार? ना वो हुकूमत में है, ना उसको फ्री में कहीं से कोई चीज़ मिल रही है, फिर भी जो है वो हर चीज़ वो मुफ्त में कर रही है। तो कहाँ से? तो आप भी इसकी जर्नलिस्ट साहब, हमारे इतने मौजूदीन बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, तो आप करें इस पर इन्वेस्टिगेशन, खोज करें, खोज। देखिए जी, दूध की कीमतें और मुर्गी की कीमतें बिल्कुल जब इन्फ्लेशन रेट आए थे तो ये चढ़ी थी। अब जैसे ही पेट्रोल की कीमतें में या बाकी चीज़ों में जो कमी आ रही है और कुछ बेहतरी इंडिकेशन आ रही है, तो ये चीज़ों पर कंट्रोल कमिश्नर्स कर रहे हैं, मज़ीद करना चाहिए इनको, क्योंकि आपकी मुर्गी की जो फीड वगैरह ये सारी आप काफ़ी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट करते थे, तो जैसे डॉलर की प्राइस इन्फ्लेशन ऊपर, अब डॉलर की प्राइस नीचे आई है तो
तो ये सारी चीज़ों पे ऑटोमेटिक कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन हमारे पास मुनाफाखोर लोग जो हैं वो ये चीज़ें नहीं करते, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मुनाफाखोर लोग जो है उन पे काबू पाया जाए। एक मिनट, अगस्त में असेंबली का मुद्दा पूरा हो गया, सेटअप के लिए गौर हो रहा है, पार्टी के प्लान सीएम होगा, अपोजिशन लीडर को कहां से लाएंगे? अच्छा, इसमें भी इसी में शामिल कर 3 महीने में बाकी इलेक्शन हो रहे हैं अभी आपने कहा। देखिए जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है, कोशिश है कि इलेक्शन अपने वक्त पे हों, चारों सूबों में 7 इलेक्शन हो, नेशनल असेंबली इलेक्शन 7 हों, और हर हाल में इलेक्शन को अपने वक्त पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि केयर टेकर के नाम की आपने बात की, मुझे नहीं पता, कुछ सहाफ़ी हजरात हमारे दोस्त वो नाम चला रहे हैं कि जी फ़लाँ वज़ीर आज़म हो रहा है, फ़लाना CM हो रहा है, वो ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं, तो अल्लाह करे उनकी इन्फॉर्मेशन ठीक हो। ये बताइएगा, आखिरी सवाल, आप बहुत बड़े जमहूरी आदमी हैं और आपने जितने भी इलेक्शन हुए उनके मैंडेट को देना चाहते हुए भी कबूल किया है। अब के इमरान खान के बारे में आपने इतनी बड़ी बातें की, और कल के इंतखाब अब जो होने वाले उसमें अगर इमरान खान को पाकिस्तान का मुंतखब कर दिए वजीर आजम हो जाता है, क्या आप उसे कबूल करेंगे? देखिए जी, एक तो मुल्क में डेमोक्रेसी है, मैं समझता हूं कि कल अवाम जिसको भी वोट दे, X, Y, Z, जिसको भी वोट दे, जिसके पास मैंडेट हो, उसको सबको तस्लीम करना चाहिए। तो इमरान खान हो सकता है वजीर आजम? अरबाब झंडों की वजह हो सकता है। ये टास्क वाला सवाल था, ये टास्क वाला सवाल था, उसको दिया गया। वो जमात वाले कह रहे थे कि हमने ना MKM से सीखा ही चंदा जमा करना। में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था वज़ीर आज़म सिंध में बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस ले, सिंध के हर ज़िले में गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। ईद पर लाड़काना में कई रोज़ तक बिजली बंद रही।